हाँ, तो हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रोहित। और कैसे हैं आप लोग? और जा रहे हैं जियोग्राफी पे एक क्लिप बनाने। सोचा कि आप लोग को सामने से पढ़ाने में जो मज़ा है वो रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाने में मज़ा नहीं है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। ठीक है, आइए। सबसे पहले अपनी पेंसिल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आइए पहले सबसे पहले अपनी पेंसिल को सेलेक्ट करते हैं। आ जाइए। ठीक है, सबसे पहली बात कि ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। ये लैंग्वेज आपकी हिंदी है, बिकॉज कि आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते वक्त भी हिंदी की कुछ वर्ड्स मुझे यूज़ करने पड़ते हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये वर्ड्स की इंग्लिश क्या होगी, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। और अगर किसी को वो पीडीएफ अलग से चाहिए होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ जियोग्राफी, दो बातों पे हमें डिपेंड करता है। पहली बात, इरेटोस्थनीज। इन्होंने क्या किया? परिधि। क्या होता है परिधि? थोड़ा सा समझते हैं। परिधि क्या होता है? परिधि का अर्थ होता है बेटा, जैसे मान लो कोई सर्कल है, सर्कल। तो ये जो आउटर इसकी वॉल है ना, इसकी जो आउटर वॉल है, मान लो ये इसकी आउटर वॉल है, तो ये जो इसकी आउटर वॉल है इसको हम लोग इसकी परिधि बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो अर्थ की सबसे पहले परिधि मीन सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने वाले व्यक्ति का नाम था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने सबसे पहले अर्थ की सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करके बताया कि अर्थ की सरकमफ्रेंस कितनी है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी का नाम दिया गया। दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिया वर्ड का यूज किया। किसमें किया? इनकी बुक का ही नाम था, इनकी बुक का ही नाम क्या था? जियोग्राफिया। तो पूछा जाता है हुज बुक्स इज जियोग्राफिया एंड हु हैड यूज एट फर्स्ट द वर्ड जियोग्राफिया। एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? ज्योग्राफिया वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ज्योग्राफिया बुक किसकी है? और इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले सरकमफ्रेंस की कैलकुलेशन की थी, जिस वजह से इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। आइए दूसरी बात समझते हैं। इस में कोई दिक्कत नहीं, आई होप। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। भूगोल के जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी में थोड़ा सा बड़े तौर पे देखेंगे, एराटोस्थनीज। ठीक, को जनक कहा जाता है किसका? भूगोल शब्द को सबसे पहले बनाया था इसने। और हिकैटियस को भूमध्य सागर एवं द्वीपों जलडमरू के विस्तृत विवरण के लिए इनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, तो ग्लोब के बीच में एक सागर है जिसे हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं, या मेडिटेरियन सी कहा जाता है। मेडिटेरियन सी की खोज की थी इन्होंने, हिकैटियस ने, इसलिए इनको फादर ऑफ जियोग्राफी इनको भी माना जाता है। तो अलग अलग ये व्यवस्थित भूगोल के जनक है और ये सामान्य भूगोल के जनक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में बहुत कुछ नहीं है, आइए चलते हैं। ठीक, आइए। इसमें क्या दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको आज याद करना है। भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था? सबसे सटीक नक्शा बनाने वाले जेम्स रेनल। जेम्स रेनल ने सबसे पहले 1789 में भारत का नक्शा बना के तैयार किया था। दुनिया का पहला ग्लोब बनाने वाला नाविक एक था जिसका नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने सबसे पहले भारत का, सॉरी, विश्व का ग्लोब बना के तैयार किया 1492 में। ठीक है, तो ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो तो समझ में बताइएगा। हम लोग एक बार पूरा पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से रिवीजन करते हैं। भूगोल के जनक, पेन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, दिखेगा नहीं। भूगोल के भूगोल के जनक। ठीक, आपको बस आंसर देना है। ठीक है, जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ठीक, भारत का मैप किसने तैयार किया? ये सबका आंसर आपको मुझे ग्रुप में मैप देना है वीडियो के अंत में। ठीक है, भारत का मैप किसने तैयार किया? ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया? ये सारी चीजों का अगर आप आंसर देंगे ना तो आपको खुद ही
खुद ब खुद सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, भूगोल का जनक, जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग, भारत का मैप किसने सबसे पहले तैयार किया और ग्लोब को किसने सबसे पहले बनाया। ये सारी चीजें आपको बस कमेंट बॉक्स में बतानी है ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तृत पढ़ते हैं ना, थोड़ा जूम हो जाता तो बढ़िया रहता। देखते हैं जूम हो जाए। नहीं हो रहा है ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं। इंडिया का, भारत के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, कैसे भारत के बारे में हमको कैसे कितना जानना है और कितना जान लेंगे तो हमारे लिए विस्तृत हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए पूरा एरिया कितना इंडिया का है, एरिया इंडिया का कितना है, तो इंडिया का एरिया के बारे में बात करें अगर, एरिया क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि वर्ल्ड के एरिया का 2.42% है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट हमारे इंडिया के पास है, तो 2.42% एरिया वर्ल्ड का हमारे पास है। लेकिन अगर पॉपुलेशन में बात करें तो हम लोग पॉपुलेशन में लगभग बाबू 17.5% कवर करते हैं। मतलब हमारे पास एरिया 2 पॉइंट है और हमने लगभग 8 गुना कवर करके रखा है। तो हमारी डेंसिटी देख ही रहे हैं कि कितनी ज्यादा है, हमारी जगह कम लेकिन लोग ज्यादा। हाँ, अब बात करें नॉर्थ से लेकर साउथ तक की इसकी लेंथ कितनी। अगर इंडिया को 4 भागों में ऐसे तोड़ दिया जाए, इंडिया को 4 भागों में तोड़ दिया तो नॉर्थ से लेके साउथ तक की इसकी लेंथ है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक की इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है 3214 और 2933 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया का अगर मैप है कुछ इस तरीके से, तो पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीबुथु। तो अगर वेस्ट वाला पॉइंट है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, की बुथु। ठीक ठीक, पश्चिमी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है हम लोग इसे कहते हैं गौर माथा, गौर माथा। ठीक, और जो ये है इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। और इसको क्या कहते हैं, केप कैमोरियन। और एक अंडमान निकोबार में जगह है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। कोई समस्या है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। इंदिरा पॉइंट, अच्छा इंदिरा पॉइंट का और भी कुछ नाम है, इंदिरा पॉइंट का नाम कुछ और भी है। इंदिरा पॉइंट का नाम पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये सारी चीजें हैं। जो कि इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और ये भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा का मतलब क्या है, इक्वेटर से, मान लीजिए आपका अंडमान निकोबार यहाँ है तो इक्वेटर से अंडमान निकोबार की जो डिस्टेंस है वो ये हो गई। इक्वेटर से अंडमान निकोबार की जो लेंथ है बाबू, ये मान लो, थोड़ी सी पेन चेंज करते हैं, अंडमान निकोबार ये है और उसकी ये लेंथ बीच में इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, तो 876 मतलब 876 किलोमीटर। कितना आसान है कि इक्वेटर से हमारा इंडिया कितना दूर है, तो 876 मतलब 678। अगर पीछे से याद करें तो 678, इधर से याद करें तो 876। तो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है इंडिया के और इक्वेटर के बीच में, तो आप कहेंगे 876 सर, 876 किलोमीटर डिस्टेंस है किसकी, इंडिया से इक्वेटर की। क्योंकि जो निकोबार है, निकोबार का इंदिरा पॉइंट है जो सबसे निचला पॉइंट है, वो इंडिया का ही पॉइंट है और इंडिया से इक्वेटर के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रायद्वीपी भारत का मतलब होता है पेनिसुला इंडिया। जो पेनिसुला इंडिया है उसका सबसे दक्षिणी पॉइंट केप कैमोरियन है। तो ये जो केप कैमोरियन की बात यहां से कर रहा है कि केप कैमोरियन इसका साउथ ईस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है केप कैमोरियन, जो कन्याकुमारी में है, ठीक है, स्थित है। अब बात कर रहा है इंडिया के लैंड बॉर्डर की, तो इंडिया का लैंड बॉर्डर जो है 15,200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। अगर बात करें टोटल कितने देश इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो 7 देश इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। कितने कंट्री इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, 7 कंट्री बॉर्डर। और अगर पूछे कि इंडिया का कितना स्टेट बॉर्डर बनाता है, तो आपको उसी में केवल 10 ऐड कर देना है। तो मतलब 10 + 7 = 17। 17 स्टेट इंडिया के क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, पूछे सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है, तो बांग्लादेश
सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? तो बांग्लादेश। कितना बड़ा बॉर्डर बनाता है? 4096 किलोमीटर का, 4096 किलोमीटर की, ठीक। और अगर आप पूछे सबसे छोटा बॉर्डर कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर का, ठीक, 106 किलोमीटर का। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब आगे बात कर रहा है कि भारत की मानक समय रेखा, मतलब स्टैंडर्ड टाइमलाइन। मान लो जो ये ग्लोब है, यहाँ इंडिया है, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है? तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन है 82 डिग्री हाफ, 82 डिग्री हाफ, 82 डिग्री हाफ। ये ग्रीनविच लाइन से कितना आगे है? तो अगर बात करें ग्रीनविच लाइन, तो ग्रीनविच लाइन ये रही, 0 डिग्री से कितना आगे है? तो 82 डिग्री आगे है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिया जाएगा। आपको इतनी बात याद रखनी है कि इंडिया का टाइम ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितने डिग्री आगे? तो 82 82.5 डिग्री आगे है। एक डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री को क्रॉस करने में 330 मिनट लगेगा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछेगा कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ये है मैप इंडिया का। तो मान के चलो कि यहां से इंडिया की मानक समय रेखा गुजरती है, तो आपको बताना है कि इंडिया से होके जा रही है, यहां से इंडिया से होके जा रही है, सॉरी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। कितना हो गया? 1 2 3, एमपी से भी होके जाएगी, ठीक है। 5, कहाँ गया भाई? कहाँ चला गया? हाँ, आइए, थोड़ा हैंग कर दिया था, कोई बात नहीं, चलता है इतना ना। आइए, काहे परेशान कर दिया है रे मुन्ना तू? कहाँ गया? हाँ, ये रहा। आइए। हम्म, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ना था, ठीक है। तो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ये कितनी स्टेट से गुजर रही है? तो 5, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 स्टेट से गुजर रही है, ठीक। कितने डिग्री है? 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82 डिग्री हाफ। यहां से जा रही है 82 डिग्री हाफ। तो आपको 5 राज्य याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें 3 प्रदेश वाले हैं और 2 वैसे हैं। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, आपका तरीका आपको ही सुटेबल रहेगा, ठीक है। बात करें स्टैंडर्ड टाइम की, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन मैंने बताया कि इंडिया अगर मान लीजिए यहाँ है, तो ग्रीनविच यहाँ है, ग्रीनविच 0 डिग्री को कहते हैं और स्टैंडर्ड टाइम इसको कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री पर है, 82 डिग्री हाफ, ठीक। तो एक तरीके से कैलकुलेट कर देते हैं, जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। अगर पहले से आपने पढ़ा है तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल में आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये मान लीजिए ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ये 82 डिग्री है, ठीक है। तो सूरज को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? तो एक एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में, एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 82 को क्रॉस करने में कितना लगेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो 400, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, ठीक। और आधा मिनट ये है, आधा मिनट, आधा डिग्री ये, तो एक को पार करने में 4 मिनट लग रहा है, तो आधे को पार करने में 2 मिनट लगेगा, 2 और ऐड कर दो, तो कुल मिला के जो 330 मिनट। 330 मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े हो तो समझ में आएगा, अदरवाइज आप चाहते हो तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
आइए, हमारा यूपी देख रहे हैं मैप में, यूपी कहाँ जा रहा है भाई, यही रहा हमारा यूपी। हमारे यूपी सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाने वाला इंडिया का स्टेट है। 9 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। कौन कौन से? उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, इतने 9 राज्यों से ये बॉर्डर बनाता है। एक देश से भी बॉर्डर बनाता है। वो किस कंट्री से बॉर्डर बनाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर बना रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मुझे लग रहा है, बहुत इजीली मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में? इंडिया में तो एमपी में है। भारत का सबसे कम फॉरेस्ट किस स्टेट में है? तो हरियाणा में है। भारत का मानसीन राम मेघालय में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, सबसे ज्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र मानसीन राम मेघालय का है, या फिर चेरापूंजी भी पहले था, अब तो मानसीन राम है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में लेह सबसे कम बारिश, सबसे कम बारिश लेह में होती है। लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। मतलब अगर भारत के बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे पहाड़ों के बारे में या माउंटेन्स के बारे में देखा जाए तो सबसे पुराना माउंटेन जो है, प्राचीन, सबसे प्राचीन माउंटेन जो है अरावली, जिसको आजकल काटने की बात और उसको तोड़ने की बात हो रही है। और सबसे नया हिमालय है, सबसे नवीन बना हुआ हिमालय, इसकी ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, चलें अगले स्लाइड पे। हाँ आइए, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। भारत की कुल टोटल लैंड बॉर्डर की बात करें तो ये टोटल लैंड बॉर्डर की बात करें तो ये इसकी बात कर रहा है। ये लैंड बॉर्डर टोटल इसकी कितनी है? 15,200। कितने किलोमीटर है? 15,200। ठीक है, और एक चीज अगर बात करें तो कुल सीमा 52 जिलों, कितने कितने डिस्ट्रिक्ट से? 52 डिस्ट्रिक्ट से और 17 राज्यों से होकर जाती है। तो 15,200 किलोमीटर की जो बॉर्डर बनता है उसमें 92 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 17 स्टेट है। मैंने इसको पहले ही बताया। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसका कोस्टल प्लेन, अगर इसकी कोस्टल प्लेन की बात करें बाबू, बहुत आसान है। कोस्टल प्लेन की बात करें तो अगर केवल इसकी बात करेंगे ना तो ये 6100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6100। लेकिन इस आइलैंड को भी अगर ले लिया जाए, लक्षद्वीप वाले आइलैंड को भी ले लिया जाए तो उसकी लेंथ हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? जो कि 9 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, और 4 केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, कह रहा है 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें उसकी कोस्टल लेंथ की, और सॉरी आइलैंड के साथ, तो 7,516 आपको पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर भारत की तटीय रेखाओं के बारे में बात करें, तटीय राज्य के बारे में बात किया जाए तो देखिए थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात पहला स्टेट, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका और ये केरला। मतलब 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। टोटल कितने हो गए? 9। अगर ईस्टर्न वाले पोर्शन में, मतलब ईस्टर्न घाट पे देखोगे तो 4 हैं और वेस्टर्न पे जाके देखोगे तो 5 है। तो अगर आपसे पूछे कितने स्टेट, कितने कितने राज्य ईस्टर्न घाट पे हैं तो 5, और कितने ईस्टर्न पे हैं तो 4, और कितने वेस्टर्न है तो 5। 5 स्टेट जो है आपके वेस्टर्न घाट पे है। ठीक, कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई हो? हाँ, आइए क्या कह रहा है, ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं ना, थोड़ा अलग है ये, इसके बारे में आपको नोट भी करना है और याद भी रखना है। कह रहा है भारत में मात्र 5 ऐसे राज्य जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा या तट रेखा, मतलब ना समुद्र से बॉर्डर शेयर करते हैं ना किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कौन से ऐसे 5 है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी ऐसे स्टेट का नाम बताओ, ऑप्शन में दे देगा और आपसे पूछेगा किसी ऐसे स्टेट का नाम बताओ जो किसी कोस्टल लाइन से ना किसी इंटरनेशनल कंट्री से बॉर्डर बनाता है। तो 5 हैं, एक हरियाणा, एक मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यूपी किसके साथ बॉर्डर बनाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है बचुआ, आगे चलते हैं। हाँ, इंडिया के 7 पड़ोसी, सातों एक से एक, आपने देखा होगा सातों एक से एक है। एक तो भूटान बेचारा हमारा साथ बहुत अच्छे से देता है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, पहला पाकिस्तान चुट्टा, चाइना चोर, नेपाल भी चोर, बांग्लादेश तो महाचोर, भूटान थोड़ा अच्छा दोस्त है, म्यांमार भी ठीक है, अफगानिस्तान थोड़ी मोड़ी अच्छी दोस्ती इसके साथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। हाँ, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, कितनी कितने किलोमीटर की? तो 4,096 किलोमीटर की। ठीक है, सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। भारत की 2 पड़ोसी देश जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर और कोस्टल बॉर्डर दोनों बनाते हैं, कौन कौन सी है? भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। ये क्वेश्चन है जो कोस्टल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तो एक ये कोस्टल बॉर्डर जुड़ा है, एक मालदीव यहाँ जुड़ा है।
ठीक। ऐसे देश जो थल और जल दोनों से, मतलब कोस्टल और लैंड दोनों से जुड़े हुए हैं, मतलब जल में भी हैं और थल में भी हैं। तो देखो 3 ऐसे हैं। एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान देखो यहाँ यहाँ इसका जमीन से भी जुड़ा है, यहाँ पानी से भी जुड़ा है। फिर बांग्लादेश देख लो, जमीन से भी जुड़ा है और पानी से भी जुड़ा है। और एक म्यांमार है, म्यांमार भी देख लो, ये जमीन से जुड़ा है और ये पानी से जुड़ा है। तो मतलब जल और थल तीनों से, दोनों से बॉर्डर बनाने वाले 3 देश हैं। एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक म्यांमार। ठीक है, आपको इतने तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा। ये थोड़ी सी अलग क्लास हो सकती है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह। ठीक है, पहले एक ट्रिक बनता था पंगु राज, उसमें लेह जुड़ गया है। ठीक, इसको पंगु राज ले, पंगु राज ले। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलें आगे। हाँ, चीन के साथ बॉर्डर कौन कौन बनाता है? तो चीन के साथ बॉर्डर बनाने वाले 5। देखिए, पहला हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। एक आपका लेह आता है। 4 ये और एक केंद्र शासित। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का। हाँ, नेपाल के साथ कौन कौन बनाता है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहाँ गया भाई पेन? हाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे जहां तक लग रहा है आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए, बाद में आपको आराम से याद करने के लिए मैं सहायता दे दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद है भूटान, 4 राज्यों के साथ बनाता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 4। अगला क्या है? म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा बनती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, आगे चलते हैं। आज के लिए इतना रहने देते, कल फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। भारत किसके साथ कितना बॉर्डर बनाता है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब बस मुझे लग रहा है कि अब हमको इसके बाद पढ़ना है भारत के आइलैंड के बारे में। तो सीधे चलेंगे भारत के आइलैंड के बारे में, मतलब अंडमान निकोबार वगैरह सारी चीजें हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, देर तक रुके हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच कर दीजिएगा, और इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद, आज के लिए केवल इतना ही।